नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं नगमा। एनडीटीवी दुनिया में आज हमारी लीड स्टोरी है ट्रंप के टैरिफ हमलों की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर का ऐलान कर दिया और भारत पर उन्होंने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, और वो भी इस एहसान के साथ कि भारत तो उन पर 52% लगाता है, हमने तो उसका आधा लगाया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्या मतलब है इसका भारत के लिए, ये देखेंगे एनडीटीवी दुनिया में। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी रिपोर्ट्स ये देखेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू के 2 सहयोगियों को क्यों किया गया है गिरफ्तार, और इसके साथ ही रिपोर्ट सर्बिया से। सर्बिया के छात्र दिन भर साइकिल चलाकर कहां जा रहे हैं, और साथ ही बोलिविया की बाढ़ की तस्वीर, अब तक कितना नुकसान हुआ है, और आखिर में अमेरिका का कौन सा इलाका जूझ रहा है तूफानों से। तो ये सब देखेंगे आगे। सबसे पहले लीड स्टोरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हुए दुनिया के ज्यादातर देशों के खिलाफ जैसे को तैसा टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया, यानी कि रेसिप्रोकल टैक्स। और इस कदम से वो अमेरिका को महान बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, यानी जो उनका चुनावी वादा था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसा उनका दावा है। इसमें भारत के अलावा चीन, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, यहाँ तक कि वियतनाम और कंबोडिया तक शामिल हैं। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि इस लिस्ट में से रूस का नाम गायब है और इजराइल भी शामिल नहीं। तो ट्रंप की टैरिफ लिस्ट क्या दुनिया में बन रहे नए सामरिक समीकरणों की तरफ भी इशारा कर रही है? देखिए ये रिपोर्ट। India, very, very tough, very, very tough. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया, लेकिन भारत को सख्त। इसके बाद भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया। Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. लेकिन टैरिफ की नई दरों को लेकर दूसरे कई देशों की तरह भारतीय कारोबारी जगत में कोई दहशत या घबराहट नहीं है। जानकार तो ये कह रहे हैं कि इसका आने वाले समय में कोई बड़ा असर नहीं होना है, बल्कि भारत को तो इसके हिसाब से नीतियां बनाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश में लगना होगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जो ये टैरिफ्स अक्रॉस कंट्रीज़ लगाए हैं, कई सेक्टर्स में लगाए हैं, तो डेफिनेटली इसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो हमारे एक्सपोर्टर्स अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे उस पे लगेगा। और मैं समझता हूँ कि ये कभी पहले हमने आज तक ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसा देखा नहीं कि इस तरीके के टैरिफ लगाए गए हों। एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ ये जो है एक अपॉर्चुनिटी है। जानकार ये भी कहते हैं कि ये 26% की दर लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, जल्द ही घटकर 10 से 15% के बीच आ जाएगी। ये जो 26% टैरिफ है वो 26% नहीं रहेगा। क्या होगा कि दोनों देश के बीच विचार मसला होगा और धीरे धीरे दोनों साइड पर टैरिफ कम हो जाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि 10 से 15% टैरिफ अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ ईयर हो जाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका भारत पर औसतन 3.3% की दर से टैरिफ लगाता रहा है, जबकि भारत 17% लेता है। वैसे भारत अकेला नहीं है। ट्रंप ने तकरीबन 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया। चीन पर 34%, यूरोपीय संघ पर 20%, दक्षिण कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32%। इसके भी कई मायने हैं। उन्होंने वियतनाम और कंबोडिया पर मोटा टैरिफ लगाया है। वियतनाम पर इतने टैरिफ की वजह चीन को बताया जा रहा है। चीन ने वियतनाम में सस्ते मजदूरों और दूसरी वजहों से बड़ा भारी निवेश किया है। वहां बना सामान वो दुनिया से कई देशों में भेजता है। अमेरिका भी उनमें से एक है। अमेरिका ने चीन की इस चालाकी को पकड़ लिया है। चीन अमेरिका के टैरिफ पर भारी नाराजगी जता रहा है।
उसका कहना है कि वो अपने कानूनी अधिकारों के बचाव के लिए हर संभव उपाय करेगा। 美方打着对等的幌子，对包括中国在内的多国输美产品加征关税，严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。 यूरोपियन कमीशन कह रहा है कि ट्रंप के फैसले से दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचेगा और यूरोपियन यूनियन इसका जवाब देने के लिए तैयार है। I deeply regret this choice. Let's be clear-eyed about the immense consequences. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. The consequences will be dire for millions of people around the globe. ट्रंप ने जिस तैयारी के साथ हर देश के लिए टैरिफ की अलग-अलग दरें तय की हैं, उनको देखकर साफ है कि उन्होंने अपने दोस्तों दुश्मनों और उनके भी दोस्तों दुश्मनों का पूरा ध्यान रखा है। ऐसा लगता है कि कारोबार से बनने वाले राजनीतिक समीकरणों के जरिए वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का काम कर रहे हैं। India, very, very tough, very, very tough. तो क्या ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर बदलना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया, लेकिन ऐसे द्वीप पर भी टैरिफ लगाया जहां पर कोई रहता ही नहीं है। ये है हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, जहां कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन व्हाइट हाउस के अफसरों के हवाले से खबर मिल रही है कि यहां पर टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये द्वीप ऑस्ट्रेलिया के इलाके में आते हैं। तो काफ़ी दिलचस्प है ये कि यहाँ भी टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारे साथ पूर्व राजनयिक स्कंद तायल जुड़ गए हैं। जो हम बात कर रहे हैं स्कंद तायल साहब की, क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके इस टैरिफ वॉर से? जिस दिन देशों पर कितना टैरिफ लगा है, कहाँ नहीं लगा है, क्या समझ में आ रहा है राजनीतिक समीकरणों के बारे में, स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग के बारे में? उर्सुला वॉन डर लेयन को भी हमने सुना कि इसका बहुत असर होगा, रेपरकशन होगा ग्लोबल इकोनॉमी पे। कुछ देशों पे नहीं लगा, कहीं लगा। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, एक बात तो ये समझने वाली है कि पिछले वर्ष अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट था $1.25 ट्रिलियन, $1.25 ट्रिलियन। उससे पिछले साल था करीब करीब $1 ट्रिलियन, जो बढ़ता ही जा रहा था। 1975 से के बाद उनका डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। सब अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये अनसस्टेनेबल है और बहुत का ये मानना था कि शायद डॉलर कोलैप्स कर जाएगा। जी, डॉलर तो दुनिया भर की करेंसी है, तो उससे भी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता। तो मेरा मानना है कि जिस तरह रास्ते पर अमेरिका चल रहा था वो अनसस्टेनेबल था। तो आप कह रहे हैं कि टैरिफ जो है वो सही है, अभी करने की ज़रूरत थी वहाँ पर। पहली बात ये मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को ये समझने की आवश्यकता है। दूसरा, उन्होंने जिस तरह लगाया है, तो भारत जो भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जैसे कपड़ा वगैरह रेडीमेड, तो बांग्लादेश पर तो और भी ज़्यादा लगाया है जो हमसे लगा रहे हैं। तो अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो मैं समझता हूँ कि केवल जेम्स एंड ज्वेलरी और कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जी, दूसरी, हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे बात अमेरिका से शुरू हो चुकी है, जो केवल 1-2 देश ही और हैं जिनके साथ ये बात शुरू हो चुकी है। एक उसका दौर हो चुका है। तो जैसा कि आपके एक और प्रवक्ता ने अभी कहा कि शायद वर्ष के अंत तक ये 10% रह जाएगा। तो मेरा ये मानना। दूसरा देखिए, तो 91 में जिस तरह से जो भी कुछ हुआ था, तो हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। भारत में इस समय एक मजबूत गवर्नमेंट है, पूरा डायरेक्शन क्लियर है। यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा व्यापारी इस समय दुनिया में यूरोपियन यूनियन है। 38% दुनिया का व्यापार यूरोपियन यूनियन से होता है। भारत की यूरोपियन यूनियन के साथ FTA की बातचीत चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि इस आपदा में भी एक अवसर है और भारत इसका इस्तेमाल करेगा और भारत के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। हम इसके जियोपॉलिटिक्स पे आते हैं। जैसा टैरिफ वियतनाम पर लगा, वियतनाम पर 40% टैरिफ लगाने का क्या संकेत है? क्या निशाना चीन पर है? मैं इसके जियोपॉलिटिक्स को समझना चाह रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल निशाना चीन पर है, क्योंकि जब ट्रंप साहब ने अपने पहले टर्म में 10% टैरिफ लगाया था, फिर 10% अभी और लगा दिया है। उसके बाद बाइडेन साहब ने वो हटाया नहीं था।
वो जो टैरिफ लगा था, तो चीन ने अपने काफ़ी जो प्रोडक्शन थी वो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस वगैरह में उन्होंने भेज दिया था। और उसको ट्रम्प साहब के जो अधिकारी हैं उन्होंने समझा कि ये चाइनीज़ ही इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज़ ही माल आ रहा है, जी। वहाँ वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता, सब कागजी वैल्यू एडिशन होता है। कागज पे कहते हैं कि 30% वैल्यू एडिशन है, होता 0% है। तो यानी कि चीन पर तो दोहरा हमला है, चीन के सामानों पे टैरिफ है, लेकिन वियतनाम जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे और ज्यादा टैरिफ है, कंबोडिया पे भी काफी ज्यादा टैरिफ है, और इन दोनों देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाकर चीन के ऊपर एक तरह से सीधा जो ट्रेड वॉर है यूएस और चीन के बीच में वो और तेज है। जी हाँ, देखिए जो भी प्रोजेक्शंस देखे, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दुनिया में जिस तरह चीन काम कर रहा है, करीब करीब 50% दुनिया की जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो शायद 10-12 साल में चीन चली जाएगी। जी। तो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर ये ट्रम्प साहब ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए और एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस रहे। ये तो तो आप कह दुनिया रहे में हैं कि एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस होगा, पर किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर या ग्लोबल ऑर्डर बदल भी रहा है, क्योंकि कुछ ग्रुपिंग्स को देखें तो इसमें ज्यादातर देशों पर जहां जिस आइलैंड में कोई नहीं रहता उसमें भी टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, पर रूस इस लिस्ट से बाहर है। इजराइल ने ये लिस्ट ऐलान होने के पहले ही अमेरिकी गुड्स पर से सारे टैरिफ हटा दिए, तो रूस का इस लिस्ट से बाहर होना क्या संकेत देता है? ये बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, और जिस तरह ट्रम्प साहब और उनकी पूरा जो टीम है, यूरोपियन यूनियन, जो कि हमेशा से अमेरिका के साथ रहे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और जहाँ भी उनके ऊपर जिस तरह से वो उनका क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। और भारत को बहुत सचेत रहना पड़ेगा कि किस दिशा में ट्रम्प साहब, प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी देश को ले जाना चाहते हैं। और अभी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां भारत और अमेरिका का डायरेक्ट क्लैश हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो भी सामरिक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें कोई मतभेद नहीं है। और रूस तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इजराइल भी बहुत अच्छा दोस्त है। और तो पर बहुत ध्यान से देखना होगा कि दुनिया में जो नए समीकरण बन रहे हैं उनमें कौन देश कहाँ है, किसके साथ है, पर आत्मनिर्भर होना मैं समझता हूँ इसमें बहुत ही आवश्यक है। और भारत तो पहले से ही इस रास्ते पर, आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भारत इसको ठीक से झेल जी, पाएगा। तो आप कह रहे हैं कि भारत इसे ठीक से झेल पाएगा, और आगे भी बातचीत भी चल रही है, हो सकता है ये टैरिफ कम भी हो, लेकिन इस वक्त भारत को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी है कि इस लिस्ट से संकेत भी मिल रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और क्या नई ग्रुपिंग्स या समूह जो है वो उभर रहे हैं, सामरिक समूह। धन्यवाद आपका स्कंद तायल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। बात करते हैं वीज़ा की भी, H1B वीज़ा। H1B वीज़ा को लेकर जितना डर लोगों में है, यानी कि जो अमेरिका में काम करने के लिए, स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए वीज़ा मिलता है, उसको वो कहीं खतरे में तो नहीं आ गया, ऐसा लोगों को डर है। और उतना ही डर कंपनियों में भी है। बड़ी कंपनियों को भी ये लग रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं उनमें अगर कोई कर्मचारी जिसके पास H1B वीज़ा है वो अमेरिका छोड़कर कहीं चला गया, तो हो सकता है कि उसकी वापसी में ही परेशानी आ जाए। इसलिए कंपनियां कह रही हैं कि फिलहाल अमेरिका से बाहर जाना टाल दें। एक तरफ टैरिफ वॉर और दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स पर वार। अमेरिकी टेक कंपनियों में काम करने वाले लोगों में हजारों प्रवासी भी हैं जो लगातार इस डर में हैं कि प्रवासियों को लेकर ट्रंप की सख्त नीतियों का उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल और अमेज़न ने अपने उन कर्मचारियों को अमेरिका छोड़ने के लिए मना किया है जिनके पास H1B वीजा है। उन्हें डर है कि अगर ये कर्मचारी अभी अमेरिका से बाहर गए तो हो सकता है उन्हें लौटने ना दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा संख्या में H1B वीजा वर्कर्स अमेज़न के पास हैं। इसके बाद हैं गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी हाई स्किल्ड वीजा में कमी आई थी। हर साल अमेरिका में लॉटरी सिस्टम के जरिए 65,000 H1B वीजा जारी किए जाते हैं।
इस प्रोग्राम के तहत अमेरिकी कंपनियां खास कामों के लिए दूसरे देशों से लोगों को नौकरी दे सकती हैं। हाल के कुछ सालों में भारतीयों को सबसे ज्यादा H-1B वीजा मिला है। दूसरे नंबर पर चीन और फिर कनाडा है। सिलिकॉन वैली की बड़ी टेक कंपनियां प्रवासियों के बल पर ही चलती रही हैं। सबसे बड़ी टेक कंपनियों जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर और एनवीडिया के CEO भी प्रवासी हैं। लेकिन ट्रंप की प्रवासी नीतियों के ऐलान के बाद से इस समुदाय का भविष्य अनिश्चितता में है। तो नया ट्रेड वॉर भी है, H-1B वीज़ा वाले डरे हुए हैं, तो कई तरह की उथल पुथल है। और आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं भूकंप की। म्यांमार में भूकंप से तबाह हो चुके हैं इलाके और इन इलाकों में राहत का काम चल रहा है। आपदा के 5 दिन गुजर गए हैं। मलबे में से लोगों के जिंदा निकालने का काम अब भी जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोग जिंदा निकाले गए हैं। इस बीच म्यांमार के सैनिक शासक बिम्स्टेक की बैठक में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड पहुंचे हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ में मलबे में दब चुके इस होटल से 2 लोगों को जिंदा निकाल लेना किसी चमत्कार से कम नहीं। होटल की निचली मंजिल पर फंसी दोनों लोगों को भूकंप के 108 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से इनका पता लगाया गया था। एक और शख्स को एक गेस्ट हाउस के मलबे से बचाया गया है। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि मांडले में भूकंप के 5 दिन बाद गोल्डन कंट्री होटल बिल्डिंग के मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाला गया। ये शख्स 125 घंटों के बाद बाहर आया। चीन के बचाव दलों ने बड़ी सावधानी से इस शख्स को बाहर निकाला। जहां इस शख्स के होने के अनुमान मिले, वहां तक पहुंचने के लिए बचाव दलों के पास बहुत ही सकरा सा रास्ता था। लेकिन चीनी दल कामयाब रहा। उसे निकालकर स्ट्रेचर पर रखा गया, पानी पिलाया गया और फिर इंतजार कर रही एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। हाल के दिनों में मलबे से इससे पहले 8 और लोगों को जीवित निकाला गया है। भूकंप में मरने वालों की संख्या 3000 के आसपास बताई जा रही है, जबकि जख्मी लोगों की तादाद 4600 के आसपास है। इस बीच मलबे में दबे चीनी भाषा के एक स्कूल को भी म्यांमार के पानी पर्व से पहले खोलने की कोशिश चल रही है। जब भूकंप आया तब इस स्कूल में लंच टाइम चल रहा था, लेकिन समय रहते ही सबके बाहर आ जाने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मलबे में दबे लोगों के जीवित मिलने के आसार कम से कम होते जा रहे हैं। लेकिन कोशिश यह है कि मलबा जल्द से जल्द हटाया जाए और बेघर-बार हुए लोगों को जल्द से जल्द मदद मुहैया करवाई जाए, ताकि जिंदगी पटरी पर लौट सके। इंटरनेशनल कोर्ट के गिरफ्तारी आदेश को धता बताते हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हंगरी पहुंच गए हैं। विदेश में उनका शानदार स्वागत हुआ, लेकिन देश में उनकी परेशानियों का अंत नहीं। उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपों पर नेतन्याहू का कहना है कि ये राजनीतिक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उनके कार्यालय के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस मामले को इजराइल में कतर गेट कहा जा रहा है। जिन दो लोगों पर शक है उनमें से एक जोनाथन यूरिच बहुत लंबे समय से नेतन्याहू के मीडिया सलाहकार हैं और दूसरे इली फेल्डस्टेन हैं जो पहले उनके प्रवक्ता रह चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने इजराइल में कतर की छवि को चमकाने के लिए पैसा लिया। इनको एक अमेरिकी के जरिए पैसा दिया गया। את יונתן אוריך ואת אלי פלדשטיין פשוט מחזיקים אותם כבני ערובה, מרעירים להם את החיים על כלום ושום דבר. זה ציד פוליטי, זה נועד רק למטרה אחת, למנוע את הפיטורים של ראש השב"כ כאילו יש פה איזו פרשייה, אין פה שום דבר, וגם להביא להפלתו של ראש הממשלה מהימין. חקירה פוליטית, ציד פוליטי, זה מה שיש פה, אין פה שום דבר אחר. नेतन्याहू ने इस मामले में पुलिस को बयान दिया है। हालांकि उन पर इस मामले में किसी तरह का शक नहीं है। उन्होंने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि ये मामला बेबुनियाद है और उनकी सरकार को परेशान करने की कोशिश है। नेतन्याहू लगातार कहते रहे हैं कि डीप स्टेट उनको सत्ता से बाहर करना चाहता है। एक बड़े अखबार के प्रमुख संपादक से भी इस मामले में पूछताछ की गई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने पिछले साल कतर की सरकार के न्योते पर कतर का दौरा किया और कई लेख लिखे। ये विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि इजराइल में कतर को हमास का संरक्षक देश माना जाता है और उसके इजराइल के साथ औपचारिक राजनयिक रिश्ते भी नहीं हैं। हालांकि इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की बातचीत में कतर ही मुख्य मध्यस्थ था। इजराइल के बाद चीन की बात करते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के फूड डिलीवरी एप्स, इंस्टेंट डिलीवरी स्टार्टअप को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के दौरान उन्होंने भारत और चीन के स्टार्टअप इकोसिस्टम की तुलना की। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies. And with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? भारत का जो युवा है वो डिलीवरी बॉयज एंड गर्ल्स ही बनता जा रहा है, ऐसा है यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खबरें दुनिया के कोने कोने से। रूस और यूक्रेन दूसरे पर अपने ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन ने कुर्स्क इलाके की सुरक्षा ठिकानों पर 24 घंटे के भीतर 2 बार हमला किया, जिससे 1,500 घरों की बिजली गुल हो गई। रूस ने यह दावा भी किया कि पिछले 24 घंटों में उसने यूक्रेन के 100 से ज़्यादा ड्रोन मार गिराए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा कि एक रूसी ड्रोन ने सुमी इलाके के सब स्टेशन पर हमला किया, जबकि डिनीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में एक और हमले के बाद करीब 4,000 घरों की बिजली चली गई। रूस और यूक्रेन मार्च के अंत में राजी हुए थे कि 30 दिनों तक एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे। गाजा पट्टी पर रात भर इजरायली हमलों में कम से कम 55 लोग मारे गए हैं। खान यूनुस इलाके के अफसरों का कहना है कि 14 लोगों के शव नासिर अस्पताल लाए गए, जिनमें से 9 एक ही परिवार के हैं, जिनमें 5 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। यूरोपियन हॉस्पिटल भी ले जाए गए हैं शव, जिनमें 1 से 7 साल के बीच उम्र के 5 बच्चे हैं। 18 महीनों से चली आ रही जंग में अब तक 50,423 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। और चीन के कोस्ट गार्ड ने बुधवार को ताइवान द्वीप के इर्द गिर्द सुरक्षा अभ्यास किया। इन अभ्यासों में एक संदिग्ध नौका की निशानदेही करके उसे पकड़ा गया और उसकी जांच हुई। चीन ताइवान को अलग देश के रूप में नहीं मानता है और उसने कहा कि ताइवान के इर्द गिर्द समुद्र में इस अभ्यास का मकसद उसकी वन चाइना नीति के तहत इस इलाके पर अपने नियंत्रण के कानूनी अधिकार का जायजा लेना था, जिसमें कामयाबी हासिल हुई। सर्बिया के प्रदर्शनकारी छात्र अपने संघर्ष को अब यूरोपियन यूनियन के सामने ले जाना चाहते हैं। तकरीबन 80 छात्रों का एक जत्था साइकिल से स्ट्रासबर्ग
की तरफ रवाना हुआ ताकि वहां पर यूरोपियन यूनियन के सामने अपनी बात रखें। सर्बिया भी 27 देशों की यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहता है। ये छात्र देश में करप्शन के खिलाफ महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। नोवी साद में एक स्टेशन की छत गिरने के मामले में छात्रों ने करप्शन के आरोप लगाते हुए अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। और बोलिविया में भयानक बाढ़ आई है, जिससे अब तक 53 लोगों की जान चली गई है। 8 लापता हैं और हजारों परिवार पर इसका असर हुआ है। 3000 जानवरों की जान पे भी खतरा है। पानी में भरे इलाकों में फंसे जानवरों को निकालने की कोशिश हो रही है। सड़कों को नुकसान पहुंचा है। छोटे शहरों तक तो पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। देश के अनाज का कटोरा समझे जाने वाले सांता क्रूज इलाके में नदियां उफान पर हैं। इसकी वजह से सोयाबीन, धान समेत दूसरी फसलों को भी नुकसान के आसार हैं। बोलिविया के राष्ट्रपति 26 मार्च को देश में इमरजेंसी का ऐलान कर चुके हैं। और अमेरिका के दक्षिण और मध्य पश्चिम में बुधवार को तूफानों ने कहर ढाया, जिसमें कम से कम एक शख्स की मौत हो गई है। बिजली के खंभे और पेड़ गिर गए, घरों की छतें उड़ गईं और मलबा हवा में हजारों फुट की ऊंचाई तक फैला। पूर्वोत्तर आरकानसास में कुछ देर के लिए तूफानी इमरजेंसी का ऐलान किया गया और वहां रहने वालों को हिदायत दी गई कि जानलेवा हालात हैं, फौरन सुरक्षित जगह पर जाएं। और कैंसर के अलावा इलिनॉय, इंडियाना, मिसूरी और मिसिसिपी में भी तेज तूफान की चेतावनी जारी की गई है। एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।